नमस्कार दोस्तों। मैं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव एक बार फिर से हाजिर हूं इस वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप नए एनजीओज हों अथवा पुराने एनजीओज, कैसे आप किन किन माध्यमों से आप डोनेशन कलेक्ट कर सकते हैं। मैं आज आपको डोनेशन कलेक्ट करने की 10 ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जो आपके बहुत काम आ सकती हैं। और इस वीडियो के बाद आप हमें कमेंट बॉक्स में ये लिखना मत भूलिएगा कि कौन सी टिप्स आपको ज्यादा पसंद आई। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव द एनजीओ गुरु के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज हम बात करते हैं कि कौन से वो 10 तरीके हैं जिनके माध्यम से आप अपनी संस्था के लिए बेहतरीन फंड रेजिंग कर सकते हैं, डोनेशन कलेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी संस्था के कामों के लिए आप फाइनेंशियल जो है एसेट्स अवेल कर सकते हैं। सबसे पहला, आप जब कोई संस्था नई खोल लेते हैं तो उस समय आपके सामने एक समस्या होती है सामाजिक कार्यों को आगे लेकर जाने की, जिसमें आपको जरूरत होती है फंड्स की। और इस क्षेत्र में नया होने के कारण आप कई बार फिशिंग के शिकार हो जाते हैं, कई बार आप जो है ठगी के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे में सबसे पहली चीज, जो सबसे पहली बात आपके लिए जरूरी है, वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डोनर। जी हाँ, सबसे पहले आप अपने डोनर को आइडेंटिफाई करना सीखिए। जब भी आप कोई नई संस्था का संचालन करते हैं, जब भी आप नई संस्था शुरुआत करते हैं, तो इस क्षेत्र के अंदर आप नए होते हैं और ऐसे में जो ठग प्रवृत्ति के लोग हैं वो आपको अपना शिकार बनाने का प्रयास करते हैं, आपको झूठे प्रलोभन देने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में आपके अंदर टेक्निक्स होनी चाहिए कि आप अपने डोनर को आइडेंटिफाई कर सकें, आप अपने डोनर को जो है क्लासिफाई कर सकें कि दैट्स ए फेक डोनर और दैट्स ए जेन्युइन डोनर। अब ये चीज हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, कैसे हम इस चीज को आइडेंटिफाई करेंगे? उसका सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि जब आपको कोई डोनर 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 1.5 लाख रुपए तक डोनेशन देने की बात करता है, वट एवर ही इज स्ट्रेंजर टू यू, वट एवर ही इज नॉन टू यू, वो आपसे नॉन है, आपका परिचित है, या आपको एक स्ट्रेंजर के रूप में वो आपसे बात करता है, तो आप कुछ हद तक उस पर यकीन कर सकते हैं डोनेशंस लेने के लिए। अगर बात करते हैं, कुछ डोनर्स हमें अचानक फोन करते हैं, एक अनऑथेंटिकेशन तरीके से वो हमसे कम्युनिकेट करने का प्रयास करते हैं और वो हमसे बात करते हैं कि हम आपको करोड़ों का डोनेशंस दिलवा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और आपको ऐसे करना है, वैसे करना है। ध्यान रखिएगा, ऐसी किसी भी गतिविधि में संलिप्त होने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि आपने सामाजिक संस्था का जो शुभारंभ किया है, आपने सामाजिक संस्था अगर ओपन की है, वो सामाजिक कार्यों के लिए की है, ना कि आपने कानून का उल्लंघन करने के लिए। आपको किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करना है, किसी भी कानून में हस्तक्षेप नहीं करना है। 20-80-20 का रेशो, ब्लैक एंड व्हाइट, इन सब चीजों से आप जितना दूर रहेंगे उतना बेटर रहेगा। कहीं ऐसा ना हो कि जाने अनजाने आप एक गुनाह की ओर अपना कदम बढ़ा दें, क्योंकि इस प्रकार के जो फंड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं गैर कानूनी होते हैं, और आप अगर ऐसी गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं, ऐसा कुछ करने का प्रयास करते हैं, तो आप वैधानिक कार्रवाई में फंस सकते हैं और आपका जिंदगी, आपकी कैरियर जो है वो खत्म हो सकता है। दूसरी चीज, दूसरी जरूरी बात, प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ ऑल द नोन पर्सन्स। आपके संपर्क में जितने भी लोग हों, आपकी लाइफ में, आपके कैरियर में आपने कुछ ना कुछ जरूर किया होगा। आपने स्कूल एजुकेशन की होगी, आपने कॉलेज एजुकेशन की होगी, या आप इस सेक्टर में आने से पहले जिस भी लाइन से संबंधित थे, आप उस लाइन में जितने भी आपके नोन पर्सन्स हैं, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके रिलेटिव्स, जो भी, जिसका भी नाम आपके दिमाग में आए, उनके नामों की, उनके कॉन्टेक्ट नंबर्स की आप एक लिस्ट बना लीजिए। वन बाय वन उनको अपने द्वारा आयोजित
जो आपने प्रायोजित कर रखे हैं कि हम इस प्रकार की सेवाएं करेंगे, आप सभी लोग अपने उन नोन पर्सन से, उन नोन डाटा से आप जो है बात कीजिए, उन्हें बताइए आपकी प्लानिंग्स के बारे में, आपके फ्यूचर जो है सोशल एक्टिविटीज के बारे में, और उनसे आप अपील कीजिए कि वो आपको ऐसे कामों में जो है यथासंभव सहयोग करें। अगर आपका कोई नोन पर्सन, आपका कोई कांटेक्ट आपको इस प्रकार के जो है हेल्प करने में सक्षम नहीं है, तो एटलीस्ट आप उससे दो अन्य पर्सन्स के रेफरेंस जरूर लीजिए कि भाई अगर आप सक्षम नहीं है तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट मुझे दो ऐसे सक्षम लोगों के नाम और नंबर दे दीजिए जिनसे मैं आपके बिहाफ पर बात कर सकूं, कि आपके रेफरेंस से बात कर सकूं और उनसे अपने सामाजिक कार्यों के लिए मैं जो है डोनेशन की अपील कर सकूं। या वो जिस कंपनी में काम करते हैं, वो जिस सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, उस सेक्टर में वो आपको एक लीड जनरेट कर सकते हैं, आपको उस सेक्टर से रिलेटेड अपनी कंपनी से किसी प्रकार का कोई काम या हेल्प या कोई भी किसी प्रकार का जो है प्रोजेक्ट वो दिलवा सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जब आप अपनी संस्था को बनाते हैं, शुरुआत करते हैं, तो यकीन मानिए आपकी संस्था का अपने आप में कोई वजूद नहीं होता है। उस समय आपकी संस्था आपकी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन पर काम करती है। तो आपका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन बड़ा सॉलिड रखिए। आपकी कमिटमेंट्स, आपके वर्ड्स, आपकी विजडम, आपकी कंडक्टिविटी, आप जो भी काम कर रहे हैं सब कुछ उस पर आधारित होगा और आपकी संस्था को आपके बाद पहचान मिलेगी। तो कोशिश कीजिए कि जो भी आप काम करते हैं, जो भी आपका रूटीन है, जो भी आपका खुद का नेचर है सोशल सर्विस का, उससे आपकी संस्था को जो है पहचान मिलती है। तो सबसे पहले आपकी वर्किंग्स के अंदर सुधार लेकर आइए, अपने आप को जो है पहले डेवलप कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा जो है सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हों। अगर आप इन्वॉल्व होंगे तो ऑटोमेटिकली फिर उस सामाजिक काम को जो है आपकी संस्था के नाम से पहचाना जाएगा। चौथी बात, चौथा पॉइंट, हमें और आपको शोकेसिंग पर ध्यान देना है। शोकेसिंग या हम कह सकते हैं प्रमोटिंग द सोशल इंपैक्ट्स। हमारे द्वारा किए जा रहे जो भी सामाजिक काम हो, हमारी संस्था के द्वारा किए जा रहे जो भी सामाजिक काम हो, उन्हें हमें शोकेस करना आना चाहिए, हमें उन्हें प्रमोट करना आना चाहिए, हमें उन्हें प्रेजेंट करना आना चाहिए। तो जब भी आप कोई सोशल एक्टिविटी करें तो उससे संबंधित फोटोग्राफ्स, वीडियोस, ये डाटा कलेक्ट करना मत भूलिएगा। यही वो डाटा है जिसको फिर आपको जो है प्रमोट करना है उन सभी लोगों तक जिनसे आपने कांटेक्ट किया था। वही आपकी कांटेक्ट लिस्ट, आपके नोन पर्सन्स, जो आपने लिस्ट तैयार की थी अपने नोन पर्सन्स की, जिनके पास आप गए थे सहयोग के लिए, उन सभी को अपनी एक्टिविटीज से आप अवगत कराते रहिए। समय समय पर जो है कल्टीवेशन प्रोसेस का यूज कीजिए। आप अपने क्षेत्र में वो सभी काम कीजिए जो आपके बस में हो। पांचवा सबसे बड़ा पॉइंट, डू व्हाट यू कैन। आप जो कर सकते हैं सिर्फ उसी में हाथ डालिए। होता क्या है कि जब हम इस लाइन में फ्रेशर होते हैं, एकदम नई संस्था होती है, तो लोगों से डोनेशन ले पाना, कलेक्ट कर पाना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। ऐसे में जिन भी लोगों को हम अप्रोच करते हैं वो देखते हैं कि हाउ लॉन्ग वी कैन सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड विदाउट द हेल्प, विदाउट देयर हेल्प ओनली। वो देखते हैं कि अगर मैंने हेल्प नहीं की तो ये व्यक्ति सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो कोई भी व्यक्ति जिसको आप फर्स्टली अप्रोच करते हैं एज ए न्यू ऑर्गेनाइजेशन या एज ए अननोन पर्सन, आप फर्स्ट टाइम जब किसी को अप्रोच करते हैं डोनेशन के लिए, हो सकता है सामने वाला व्यक्ति आपको हेल्प करे लेकिन कुछ समय वो आपको ऑब्जर्व जरूर करे। ऐसे में हम कुछ गतिविधियों में गलत पड़ जाते हैं। हालांकि कोई भी गतिविधि गलत नहीं होती है, लेकिन हम जो है समाज सेवा के भाव में इतने ओतप्रोत हो जाते हैं कि हम कुछ ऐसे कामों में हाथ डाल देते हैं जो हमसे फाइनेंशियल कमी की वजह से पूरे ही नहीं हो पाते।
हमने सामाजिक संस्था खोली है, कोई व्यक्ति हमारे पास आया कि सर मैं गरीब हूं, मेरा घर जल गया है, मकान तबाह हो गया है, मेरा बिजनेस ठप हो गया, मेरी हेल्प करवा दीजिए, मेरी बेटी की शादी है, ये है वो है। आप एकदम समाज सेवा की भावना में ओतप्रोत होकर उसकी जिम्मेवारी ले लेते हैं, और जब आपके सर्कल से आपको सहयोग नहीं मिलता है तो ऐसे में वो जो फेलियर आपका दिखाई देता है उस पर कई लोगों की नजर जाती है। वो सभी डोनर्स जो आपको ऑब्जर्व कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं उस फेलियर की वजह से आपसे हट जाते हैं। बात को समझने का प्रयास कीजिए। हम किसी सोशल वर्क को, किसी एक्टिविटी को अपने हाथ में लें तो उसको हम फिनिश लाइन तक लेकर जाएं, चाहे समय ज्यादा लग जाए। हमारा वो काम रुकना नहीं चाहिए, धीमी गति से हो लेकिन कंटिन्यू होना चाहिए। इसीलिए मैं कई बार समझाता हूं, कई बार आप लोगों को बताया गया है कि कोशिश कीजिए कि शुरुआती दौर में जब आपको लगे कि आपके पास ज्यादा डोनर्स नहीं हैं, आपने आज तक डोनेशन नहीं लिया है, भले ही आपकी संस्था की उम्र जो है कई साल हो चुकी है, आपका कैरियर इसमें कई साल का हो चुका है, लेकिन जब तक आपने डोनेशन नहीं लिया, दैट यू आर ए फ्रेशर, और आपने कोई नई संस्था का निर्माण किया है, वट एवर इट इज ए ट्रस्ट, इज ए सेक्शन 8 और इट्स ए सोसाइटी, आप जिस भी संस्था में वर्क कर रहे हैं, जिस भी संस्था का आपने जो है आपने खोली है, उसमें कोशिश कीजिए, हर सामाजिक क्षेत्र में कुछ रिलेवेंट वर्क होते हैं। अवेयरनेस, आप लोगों की भीड़ के बीच में जाकर उनको अवेयर कर सकते हैं। सोशल कैंपेनिंग, आप लोगों के बीच में जाकर फेस टू फेस कैंपेनिंग कर सकते हैं। सर्वे, आप संबंधित जो सोशल फील्ड है उससे रिलेटेड डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप एजुकेशन पे वर्क कर रहे हैं तो आप ये सर्वे कर सकते हैं कि भाई कितने लोग एजुकेटेड हैं, नहीं है। ये कुछ ऐसे काम हैं जो स्थायी तौर पर आप स्वयं निजी रूप से भी संपादित कर सकते हैं। और जब इस प्रकार के काम आप खुद संपादित करते हैं, चाहे आपने वर्कशॉप की हो, सेमिनार किया हो, वेबिनार किया हो, ऑनलाइन मीटिंग्स की हो, आपने जो है एक गेट टुगेदर किया हो लोगों के साथ, आपने पब्लिक इंटरेक्शन किया हो, आपने स्कूल कॉलेज में जाकर जो है प्रेजेंटेशन दी हो, इस प्रकार के कामों में हाथ डालिए जहां पर व्यय ज्यादा ना हो, यानी कि खर्चे ज्यादा ना हो। और ऐसे में जब आप एक कंटिन्यू वे में अपना काम कर रहे होते हैं तो यकीन मानिए बहुत से साथी सामाजिक भाव से आपके साथ जुड़ जाते हैं, जो कि आपकी एक मजबूत वॉलंटियरिंग टीम होती है। फिर आपको रोकने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक यही वॉलंटियरिंग टीम आपको जो है डोनर के रूप में कन्वर्ट होती दिखाई देगी। यही वॉलंटियरिंग टीम आपको अपने सच्चे साथी के रूप में दिखाई देगी, जिनके कामों की वजह से रोज नित्य प्रतिदिन जो है नए डोनर्स आपसे इंट्रोड्यूस होते रहेंगे। छठा पॉइंट, थैंक नोट एंड लेटर ऑफ एप्रिसिएशन। याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में जब आपको सहयोग देता है, आप कोई सोशल वर्क कंडक्ट कर रहे थे और ऐसे में किसी साथी ने आपको मैनेजमेंट में हेल्प कर दी, आपको एसेट्स में हेल्प कर दी, आपको फाइनेंशियल हेल्प कर दी, ऐसे में उस व्यक्ति तक आपका एक थैंक नोट या आपका एक लेटर ऑफ एप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली, विदाउट एनी फेलियर, विदाउट टेकिंग टाइम, जाना चाहिए। इससे एक इंप्रेशन पड़ता है सामने वाले व्यक्ति के ऊपर और वो आपके साथ एक लॉन्ग लाइफ जो है रिलेशन में जुड़ा रहे। हम लोग डोनेशन ले लेते हैं, लेकिन मोस्टली इन टिप्स को हम जो है भूल जाते हैं, इग्नोर कर जाते हैं, और कहीं ना कहीं हमारी स्थिति का यही चीजें कारण बनती हैं कि हम समय समय पर कहते हैं कि हमारे पास डोनेशन नहीं है या काम नहीं है। सातवीं महत्वपूर्ण टिप, बी प्रैक्टिव टू राइट अदर एनजीओस, अदर कंपनीज, सीएसआर फंडिंग एजेंसीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। आपके अंदर लिखने की कला होनी चाहिए। आपके क्षेत्र में कोई समस्या है, उससे संबंधित आप अपनी संस्था के नाम से लेख प्रकाशित कीजिए अखबारों में।
संबंधित विभाग को, सरकार को उस समस्या से अवगत कराते हुए आपकी लेटर्स, आपके पोस्ट डालिए। आपके आसपास में सीएसआर की फंडिंग एजेंसीज, कंपनीज या ऐसी कोई भी फंडिंग सोर्सेज हो, उन्होंने भले ही आपको डोनेशन ना दिया हो, आपको अगर सुनने में आया है कि कहीं कोई एक्टिविटी उनके द्वारा सोशल एक्टिविटी की गई है, तो आपकी तरफ से कुछ ना कुछ रिटन बेसिस में वहां जाना चाहिए, दैट यू आर इंप्रेस्ड विद दैट सोशल एक्टिविटी, विद दैट पर्टिकुलर वर्क। कुछ ना कुछ ऐसा इंटरेक्टिव वे जो है स्टार्ट कीजिए जिससे आपका और उनका इंटरेक्शन स्टार्ट हो सके। यही लोग आगे आकर जब आप बराबर इनको लिखना शुरू करेंगे, जब बराबर आप इनसे कम्युनिकेट करना स्टार्ट करेंगे किसी भी वे में, चाहे आप लेटर्स के माध्यम से करते हैं, चाहे आप पोस्ट के माध्यम से कर रहे हो, चाहे आप मेल के माध्यम से कर रहे हो, चाहे आपके पास इनके इंस्टाग्राम, ट्विटर अकाउंट्स हो, सोशल मीडिया पर आप इनको फॉलो कर रहे हो, इनकी एक्टिविटीज में आपके शब्द लिखना स्टार्ट कीजिए। इससे आप इनकी ऑब्जर्वेंस में जाएंगे, और जब आप इनकी ऑब्जर्वेंस में जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आने वाले समय में यही फंडिंग एजेंसीज आपके प्रति कन्वर्ट हो जाएंगी, आपके प्रति डाइवर्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये आपको ऑब्जर्व करेंगे दैट व्हाट आर यू डूइंग इन योर फील्ड, राइट। 8वां पॉइंट, गवर्नमेंट ने हमें एक बेहतरीन तरीका दिया है इन फंडिंग एजेंसी से, सीएसआर एजेंसी से जो है कम्युनिकेट करने का, और उसका नाम है सीएसआर एक्सचेंज पोर्टल। आप उस सीएसआर एक्सचेंज पोर्टल पर जाइए, वहां पर गवर्नमेंट ने व्यवस्थाएं की हैं कि सीएसआर एजेंसीज अपने फंड को खर्च करने के लिए, सीएसआर फंड को खर्च करने के लिए वहां पर आप जैसी इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज को ढूंढ रही होती हैं, और आप जैसी इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज, आप जैसे एनजीओज उस पोर्टल पर फंडिंग एजेंसीज को जो है सर्च कर रहे होते हैं। वो एक बेहतरीन सोर्स है, एक माध्यम है आपका उनके साथ इंटरेक्शन करने का। तो आप सीएसआर एक्सचेंज पोर्टल पर भी जो है विजिट कर सकते हैं। वहां अपना प्रोफाइल मेंटेन कीजिए, आपका जो भी प्रोजेक्ट चल रहा हो उस प्रोजेक्ट को वहां पर अपडेट कीजिए। तो अगर कोई सीएसआर एजेंसी संबंधित प्रोजेक्ट पर काम करना चाहेगी तो वो आपको वहां से जो है जरूर टचअप करेगी। 9वां पॉइंट, जिस प्रकार से सीएसआर एजेंसीज के लिए आपको एक पोर्टल दिया गया है, वैसे ही गवर्नमेंट फंडिंग एजेंसीज के लिए भी आपके पास एक पोर्टल होता है जिसे कहा जाता है आपका एनजीओ दर्पण। एनजीओ दर्पण पर लगभग 35+ गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज के डिपार्टमेंट्स हैं, ऑनलाइन डिपार्टमेंट्स, और 55 के आसपास जो है ऑफलाइन डिपार्टमेंट्स भी हैं, आपको साइट पर स्क्रीनशॉट में दिख गया होगा। इन सभी पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए और वीकली इनको विजिट करना स्टार्ट कर दीजिए। कम से कम वीकली एक बार आप इनको जरूर विजिट कीजिए कि कहां किस डिपार्टमेंट में कौन सी ग्रांट आई हुई है, और जहां आपकी एलिजिबिलिटी सेट हो वहां आप इसके लिए जो है अपना आवेदन प्रस्तुत कर दीजिए। अब यहां कुछ लोग कहेंगे सर हम नए हैं तो हमें कैसे ग्रांट मिलेगी? ध्यान रखिएगा, सीएसआर एजेंसीज हो चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, डिपेंड करता है कि आपकी वर्किंग्स कैसी हैं। अगर आप एक कंटिन्यूट वे में एक बेहतरीन सा जो है परिवर्तन लेकर आ रहे हैं आपकी सोशल एक्टिविटीज के माध्यम से, तो वे ऑफ जाकर जो है संस्थाएं, कंपनीज हेल्प करती हैं, डोनेशन देती हैं, तो आप भी इन मौकों का जो है फायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं 10th पॉइंट की। ऑनलाइन डोनेशन के लिए, फंडरेजिंग के लिए आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल होते हैं जिन्हें हम ऑनलाइन फंडरेजिंग प्लेटफॉर्म्स कहते हैं, जैसे कीटो, मिलाप, इम्पैक्ट ग्रुप और भी GoFundMe। इवन देन राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का अपना प्लेटफॉर्म है, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ, नेशनल एनजीओ फेडरेशन.in। जितने भी फंडरेजिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, आपकी सोशल एक्टिविटीज जो आप कर रहे हो उनसे संबंधित जो आपके पास एविडेंस कलेक्ट हुए हैं उनको मर्ज करके बेहतरीन सा एक वीडियो डेवलप कीजिए। आप चाहें तो उसमें प्रोफेशनल्स की आप हेल्प ले सकते हैं।
प्रोफेशनल से आप जो है एक बेहतरीन जो है इम्प्रेसिव जो है वीडियो जनरेट करवाइए आपकी फोटोज कलेक्शन का, या आपके द्वारा जो है कलेक्ट की गई वीडियोस का, और उसको इन सभी प्लेटफॉर्म पर या उस प्रकार के कई आप जो है ड्राइव कर सकते हैं अपने अपनी वर्किंग्स के हिसाब से, और आप उनको डिफरेंट डिफरेंट जो है फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म पर प्लेस कीजिए। इस माध्यम से भी आप बेहतरीन जो है फंड रेजिंग कलेक्ट कर सकते हैं। आप जब इन सभी विजिट साइट्स को विजिट करेंगे तो आप वहां पाएंगे कि संस्थाएं जो है लाखों और करोड़ों रुपए की फंड रेजिंग वहां से जो है कर रही हैं। तो ये भी आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। आपको इसे बेहतरीन तरीके से सिर्फ उपयोग करना है। 10 पॉइंट्स मैंने आपसे कहे थे और वो 10 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। ये 10 माध्यम हैं जिन माध्यमों से आप बेहतरीन फंड रेजिंग कर सकते हैं, अपनी संस्था के लिए फंड कलेक्ट कर सकते हैं, अपनी संस्था के लिए डोनेशंस कलेक्ट कर सकते हैं। यकीन मानिए, जब भी कोई संस्था शुरुआती दौर में होती है, यानी कि न्यूली रजिस्टर्ड होती है, उस समय डोनेशन कलेक्शन करना उनके लिए बड़ा ही हार्ड वर्क होता है, एक बहुत बड़ा संघर्ष है फंड रेजिंग कर पाना। लेकिन जो मैंने आपको टैक्टिक्स बताई हैं, इन टैक्टिक्स का उपयोग करके आप बेहतरीन फंड रेजिंग कर सकते हैं। आपको इन सभी 10 आइडियाज में से कौन सा आइडिया बेहतर लगा, वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। और जाते जाते मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको और देना चाहता हूं। जब इन सभी प्लेटफॉर्म, इन सभी टिप्स, इन सभी टैक्टिक्स का उपयोग करके आप फंड रेजिंग कर रहे हो, आपके पास डोनर्स आ रहे हो, तो एक चीज को जरूर आपको फॉलो करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स योर डोनर। आपके डोनर के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कभी मत भूल जाइएगा। जब किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का आपको डोनेशन मिले, तो आपकी डोनेशन स्लिप, आप अगर उसको एटीजी की टैक्स एग्जेम्पशंस दे रहे हैं, तो संबंधित व्यक्ति का डाटा समय से जो है आपका 10BD एप्लीकेशन जो आप फिल करवाते हैं, वो सब आपकी टाइम से होने चाहिए। आपकी ऑडिट्स वगैरह सब टाइम से हो जाएं। आप उस डोनर का डाटा अपने पर्टिकुलर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसको आप सौंप दें, वहां पर आप अपनी एंट्रीज ढंग से करवा दें, जिससे कि उसके पर्टिकुलर पोर्टल पर अपने आप शो करने लगे भाई आपने फलानी संस्था को दान दिया था, इसकी वजह से आपको इतने % की छूट वहां अवेलेबल हुई। तो ये जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डोनर के बिना कहे, डोनर के बिना मांगे, आपकी डोनेशन स्लिप, आपका थैंक यू लेटर, आपके थैंक्स मेल, आपके इंप्लीमेंटेशन जो आपने उसके डोनेशन का यूज करके जो आपने इंप्लीमेंट किया है समाज के अंदर, आपने किसको बेनिफाई किया है, आपने किसको फायदा पहुंचा है, किसको फायदा मिला है उस डोनेशन की वजह से, वो सारे अपडेट उस डोनर तक जरूर पहुंचाना जो है मत भूलिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, और 10 आइडियाज में से कौन सा आइडिया आपको बेहतर लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। और इस वीडियो को अगर आप समझते हैं कि ये बहुत जरूरी है, तो एक समाज सेवी होने के नाते आपका एक फर्ज और बनता है कि आप अपने क्षेत्र में इसी प्रकार से परेशान हो रही समस्याओं से जूझ रही संस्थाओं तक इस प्रकार की इंफॉर्मेशन जरूर पहुंचाएं। ये भी एक आपका सामाजिक कर्तव्य है। तो इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।